भीमसेन ने महाराज से इजाजत ली, विराज को अपने सीने से लपेट लिया। फिर सम्राट को देखकर बोला, माँ ने सिखाया है ना कि महाराज पिता समान होते हैं। जाओ महाराज के पैर छूकर आओ। सम्राट ने जल्दी से जाकर सूर्यकांत के पैर छू ली। सूर्यकांत हैरान था, उसके खुद के पुत्र ने आज तक उसके पैर नहीं छुए थे। और अखंड, वह तो छोटा था, उसे तो इतनी समझ ही नहीं थी। वह हैरानी से सम्राट को देख रहा था। उसके हृदय में भी सम्राट को लेकर ममता जग गई थी। फिर सम्राट ने नीलकमल के पैर को छुआ। नीलकमल की आंख से तो पानी आ गया। उसने सम्राट को झुककर बहुत प्यार किया। फिर बोली, सम्राट दोबारा आओगे? सम्राट बोला, महारानी, महाराज ने तो पहला वचन तोड़ दिया और आप चाहते हैं कि मैं दोबारा आ जाऊं। महाराज ने मुस्कुराकर कहा, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं और आपसे क्षमा भी मांग चुके हैं। सम्राट बोला, क्षमा मांगने का अर्थ यह होता है कि आगे से यह गलती नहीं होगी। महाराज बोले, हम वचन देते हैं, आगे से यह गलती नहीं होगी। भीमसेन ने हाथ जोड़कर फिर कहा, चलते हैं महाराज। इतना कहकर उसने एक हाथ से सोते हुए विराज को संभाला और दूसरे हाथ से सम्राट का हाथ पकड़ लिया। वह सभा से जा रहा था। नीलकमल की आंखें एक बार विराज को देखती और एक बार सम्राट को, और फिर देखते ही देखते उसकी आंखों से दोनों बच्चे ओझल हो गए। नीलकमल के दिल का दिल थोड़ा भारी हुआ। उसने सूर्यकांत को देखा और इजाजत लेकर चली गई। वह सीधा कलावती के कक्ष में गई, जहां कलावती बहुत आराम से रणविजय को सुला रही थी। नीलकमल जानती थी कि रणविजय उससे दूर होता जा रहा है, फिर भी कुछ कर नहीं सकती थी। वह अपने कक्ष की ओर चली गई। उसने अखंड को सोते हुए देखा तो उसे अखंड पर बहुत प्यार आया, क्योंकि अखंड की मां उसका ख्याल ही नहीं रखती थी। नीलकमल जाकर अखंड के पास लेट गई। उसने अखंड को अपनी बाहों में भर लिया। आज उसे अलग ही बेचैनी हो रही थी, जो उसकी समझ से भी परे थी। दूसरी तरफ चंद्रप्रभा गुस्से में खड़ी हुई थी और उसके सामने खड़ा था उसका मासूम सा प्यारा सा सम्राट। सम्राट ने नजर नीचे की हुई थी, जबकि मंदाकिनी ने विराज को गोद में लिया हुआ था। मंदाकिनी और भीमसेन दोनों ही मां बेटे को देख रहे थे। चंद्रप्रभा ने अभी तक सम्राट को डांट नहीं लगाई थी। वहीं सम्राट इंतजार कर रहा था कि कब उसकी मां उसे डांटे। चंद्रप्रभा बोली, अब ऐसे खड़ा है जैसे कितना मासूम हो। तुझे थोड़ी भी लज्जा नहीं आई? तू बिना मुझसे या मंदाकिनी से पूछे विराज को लेकर राजमहल चला गया। सम्राट ने नजर उठाकर चंद्रप्रभा को देखा और बहुत प्यार से मीठी सी आवाज में बोला, माँ, वो महाराज मिल गए थे, उन्होंने आग्रह किया तो मैं विराज को लेकर चला गया। आप ही तो कहती हो बड़ों की आज्ञा टालते नहीं हैं, और महाराज तो सबके लिए पिता समान है। अब आप ही बताओ, मैं महाराज को कैसे मना कर देता? चंद्रप्रभा गुस्से में सम्राट को देख रही थी। वहीं भीमसेन और मंदाकिनी को तो हंसी आ रही थी, लेकिन दोनों हंसे नहीं। चंद्रप्रभा गुस्से में बोली, सम्राट, इतनी जल्दी तो तुम लक्ष्य को नहीं भेदते जितनी जल्दी तुम बातें बनाते हो। मैं भी तो बड़ी हूं, आज्ञा तो तुम्हें मेरी भी माननी चाहिए। मुझसे पूछे बिना या मंदाकिनी माँ से पूछे बिना तुम चले गए। तुमने एक बार अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा और अब तुम यहाँ बहुत मासूम बनकर खड़े हो। ऊपर से मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हो कि तुम महाराज की आज्ञा को कैसे मना कर सकते थे। रुको, आज तुम्हें ऐसा दंड दूंगी कि तुम आगे से गलती नहीं करोगे। आज रात तुम यहीं बाहर खड़े रहोगे, कुटिया के अंदर नहीं आओगे। सम्राट बोला, ठीक है माँ, आप मुझे कमजोर समझती हैं। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। चंद्रप्रभा बोली, ठीक है तो खड़ा रहा, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तू यहाँ से चला गया तो तुझे बहुत मारूंगी, तेरी टांगें तोड़ दूंगी, समझा? सम्राट बोला, माँ, अगर आप कहेंगी तो मैं एक टांग पर भी खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन अब आप क्रोध को शांत कर लीजिए। चंद्रप्रभा गुस्से में बोली, तो ठीक है, जाकर एक टांग पर ही खड़े हो जाओ। चंद्रप्रभा ने इतना ही कहा था कि सम्राट थोड़ी दूर जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। चंद्रप्रभा सम्राट को ही देख रही थी। दिन पर दिन जिद्दी होता जा रहा था। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद सम्राट बोला, माँ, मैं वचन देता हूँ, पूरी रात ऐसे ही खड़ा रहूंगा। आप जाइए, विश्राम कर लीजिए। चंद्रप्रभा को सम्राट पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह एक कदम सम्राट की ओर बढ़ी। उससे पहले ही भीमसेन बोला,
बस करो दीदी, अभी बहुत छोटा है। चंद्रप्रभा बोली। यह छोटा है तभी बिना बताए राजमहल चला गया, बड़ा होता तो क्या करता? भीमसेन बोला। तो आपकी इच्छा पूरी करता, आज ही विजयगढ़ का महाराज बन जाता। चंद्रप्रभा हैरानी से भीमसेन को देख रही थी। फिर उसने सम्राट को देखकर कहा, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, अब चुपचाप कुटिया के अंदर चलो। सम्राट बोला, जब तक आप मुझे क्षमा नहीं कर देती तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। चंद्रप्रभा ने गुस्से में पास रखी हुई एक छड़ी उठाई और बोली, जाएगा या पीट कर जाएगा? सम्राट ने जल्दी से अपना एक पैर नीचे रखा और कुटिया के अंदर भागकर चला गया। उसके जाते ही मंदाकिनी को हंसी आ गई। चंद्रप्रभा ने मंदाकिनी को देखा और बोली, तुम्हारा ही बिगाड़ा हुआ है, वरना देखो कितनी हिम्मत बढ़ गई। दोनों भाई बिना बताए राजमहल चले गए। मंदाकिनी ने कहा, अब डांट तो दिया अपने बच्चों को, बस कीजिए ना दीदी, उसे क्या पता क्या सही है और क्या गलत। इतना कहकर मंदाकिनी भी विराज को लेकर वहां से चली गई। उसके जाते ही चंद्रप्रभा ने कहा, महाराज कैसे हैं? भीमसेन बोला, कुशल हैं, अच्छे हैं। उन्होंने जिस राजकुमारी से विवाह किया है वह भी बहुत निपुण है, बहुत सद्गुण है। चंद्रप्रभा को ठेस तो पहुंच रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, महाराज उनके साथ खुश तो है ना? भीमसेन बोला, हाँ सुखी तो हैं, लेकिन किसी के हृदय में क्या चल रहा है कोई कैसे जान सकता है? हो सकता है उनके हृदय में आज भी आप ही निवास करती हो। चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, भीमसेन ऐसा कुछ न कहो जो मैं सुन न पाऊं। वह मुझे प्रेम करते तो मुझे त्यागते ही नहीं। कहते हुए वह अपनी कुटिया में जा चुकी थी। वहीं भीमसेन भी अपनी कुटिया में चला गया। चंद्रप्रभा ने बिस्तर पर लेटकर कहा, अब आकर चुपचाप सो जा। वहां खड़ा हुआ क्या देख रहा है? सम्राट जाकर अपनी मां के पास लेट गया। चंद्रप्रभा ने सम्राट के बालों में हाथ फेरा और बोली, तूने भोजन किया? सम्राट बोला, हाँ महारानी ने मुझे अपने हाथों से भोजन कराया। और आपको पता है वहां हमें एक दोस्त भी मिला, अखंड नाम था उसका। वह बहुत प्यारा था, एकदम विराज जैसा, विराज की ही उम्र का होगा। हमारे साथ बहुत खेल रहा था। चंद्रप्रभा बोली, महाराज ने तुझे प्यार किया? सम्राट बोला, बहुत प्यार किया। महारानी ने तो मुझे गोद में भी बिठाया था। और महाराज वह बार बार कह रहे थे कि तुझे भेजने का मन नहीं है, और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या दोबारा आओगे? चंद्रप्रभा बोली, तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? सम्राट बोला, मैंने कहा, आपने तो पहले ही वचन तोड़ दिया, अब मैं नहीं आऊंगा। यह सुनकर चंद्रप्रभा ने मन ही मन खुद से कहा, वचन तोड़ना तो उन्होंने बहुत पहले सीख लिया था। अगली सुबह विराज की जब आंख खुली तो उसने अपने पास मंदाकिनी को सोते हुए देखा। वह चुपचाप उठा और कुटिया से बाहर गया तो उसने देखा भीमसेन घोड़ों को चारा खिला रहे थे। विराज की तो हालत खराब हो गई, लेकिन वह सोच रहा था कि वह सोया तो महारानी की गोद में था, और उठा अपनी कुटिया में। और तभी कुटिया में से मंदाकिनी बाहर निकल कर आई और बोली, विराज। विराज एकदम से डर गया, क्योंकि उसे पता था अब तो छड़ी से मार पड़ेगी। विराज जल्दी से चंद्रप्रभा की कुटिया में घुस गया और उसे गले लगाकर बोला, बड़ी माँ प्लीज माँ से बचा लीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, बड़ी माँ बचा लीजिए ना। चंद्रप्रभा ने विराज को अपनी गोद में लेटा लिया और फिर अपने आंचल से उसे छुपा लिया। धीरे से बोली, अब तेरी माँ आएगी ना, तेरी माँ को पता ही नहीं चलेगा कि विराज कहाँ गया। मंदाकिनी कुटिया में आई। उसने चंद्रप्रभा को देखा और चंद्रप्रभा ने अपने आंचल की तरफ इशारा किया। मंदाकिनी बोली, दीदी ये सब आपका बिगाड़ा हुआ है। दोनों भाई चले गए। कल ये क्या बात हुई कि छड़ी से मार बस सम्राट को पड़ेगी, विराज को नहीं पड़ेगी। आज तो मैं विराज को छोड़ेगी नहीं, चाहे वह कहीं भी छुप जाए। चंद्रप्रभा बोली, हाँ हाँ तू जाओ ढूंढो अपने विराज को, पिटाई तो विराज की होनी चाहिए। विराज ने अपने भैया को रोका भी नहीं। विराज ने झट से चंद्रप्रभा का आंचल हटाया और बोला, माँ मैंने सम्राट भैया को रोका था, यह भी कहा था कि मैया छड़ी से मारेगी, उसके बाद भी वह नहीं माने और मुझे घोड़े पर बिठाकर राजमहल लेकर चले गए। लेकिन सच कहूं माँ, राजमहल में बड़ा आनंद आ रहा था। विराज की इतनी मीठी सी बातें सुनकर मंदाकिनी और चंद्रप्रभा दोनों ही हंसने लगी।
भीमसेन दोनों बच्चों के साथ नदी के किनारे खड़े होकर दोनों को तीर चलाना सिखा रहे थे। सम्राट तो सटीक निशाना लगाता था, लेकिन विराज अभी छोटा था और तीर विराज से थोड़ा बड़ा। विराज बार बार तीर को उठाता और निशाना लगाने की कोशिश करता, लेकिन तीर बार बार उसके हाथ से गिर जाता। भीमसेन बोला, विराज, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? विराज ने अपनी मासूमियत के चलते हुए कहा, बाबा, यह बहुत भारी तीर है, मुझसे उठ ही नहीं रहा। भीमसेन बोला, अभी तुम छोटे हो, इसलिए तुम्हें तीर चलाने के लिए कहा है, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम दोनों को तलवारबाजी भी सिखाऊंगा। ये सुनकर सम्राट बोला, हाँ बाबा, मुझे तो तलवार चलाना सीखना है, मुझे चलाना सिखाओ ना। भीमसेन बोला, अभी तुम छोटे हो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें तलवार चलानी सिखाऊंगा। जहां एक तरफ भीमसेन विराज और सम्राट दोनों को युद्ध की सारी कला कौशल सिखा रहा था, उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि सम्राट को विजयगढ़ का राजकुमार बनना है और सम्राट के अंदर वह सारे गुण होने चाहिए जो एक राजकुमार के अंदर होते हैं। वह नहीं चाहता था कि जब सम्राट अपना हक मांगने राजमहल जाए तो वह किसी भी कारण से चूक जाए। इसलिए भीमसेन का पहला कर्तव्य सम्राट को हर तरीके से तैयार करने का था। वहीं दूसरी तरफ रणविजय कलावती के पास बैठा हुआ भोजन कर रहा था। कलावती बोली, रणविजय, तुम्हें अब युद्ध कला सीख लेनी चाहिए, भविष्य में काम आएगी। रणविजय चबाता हुआ बोला, मुझे कुछ नहीं सीखना मां, ये पूरा राज्य मेरा ही तो है, मैं थोड़ी युद्ध में जाकर लड़ूंगा, मैं तो अपनी सेना भेजूंगा। कलावती को थोड़ा गुस्सा आया। वह बोली, ऐसा नहीं होता, अपने पिताश्री को देखा है, वह कैसे हर कला में निपुण है, तुम्हें भी वैसा ही बनना होगा, तभी तो तुम्हें विजयगढ़ का राजकुमार घोषित किया जाएगा। वह देखो, तुम्हारे पिताश्री आज तक तलवारबाजी का अभ्यास करते हैं। रणविजय ने झरोखे से झांक कर देखा तो सिकंदर और सूर्यकांत दोनों ही तलवार चलाने का अभ्यास कर रहे थे और अखंड उनके पास खड़ा हुआ था। तभी सूर्यकांत ने अपनी युद्ध कला का कौशल दिखाते हुए सिकंदर के तलवार पर मारा और सिकंदर की तलवार छूट गई, और जैसे ही तलवार छूटी वैसे ही अखंड भागकर तलवार के पास गया और उसे उठाने का प्रयास करने लगा, लेकिन वह तलवार अखंड से कहीं ज्यादा भारी थी। लेकिन सिकंदर और सूर्यकांत दोनों ही अखंड को देख रहे थे कि वह तलवार उठा पाता है या नहीं। वहीं सिकंदर ने नजर उठाकर ऊपर देखा जहां रणविजय सेब खा रहा था। सिकंदर को गुस्सा तो आया कि रणविजय न तो तलवार का अभ्यास करता है और न ही किसी युद्ध कला सीखने की कोशिश करता है, जबकि जरा सा अखंड तलवार उठाने की कोशिश कर रहा है। सूर्यकांत ने मुस्कुराकर कहा, अखंड बहुत भारी है, तुमसे नहीं उठेगी। अखंड ने पलटकर सूर्यकांत को देखा और फिर तलवार को जैसे तैसे उठाता हुआ बोला, महाराज, मैं तलवार उठाऊंगा, तभी तो आपके जैसा लड़ना सीखूंगा। सूर्यकांत अखंड को ही देख रहा था और अखंड ने जैसे तैसे तलवार उठा ही ली। सूर्यकांत अखंड के प्रयास से काफी खुश था। वह अखंड के पास आया। उसने अखंड के हाथ से वह भारी तलवार लेकर एक तरफ रखी और बोला, रणविजय के साथ गुरुकुल जाओगे?